हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 3 है। इसमें कुल 30 एमसीक्यू हैं, जिसका कट ऑफ हम रखते हैं 20 इसका कट ऑफ है। अगर आप 20 बीट कर पाते हैं तो आप इस सेट में क्वालिफाई होंगे। इस सेट को अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड और उनको कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगद फसल कौन सी है? कथन 1 कह रहा है जूट, 2 कह रहा है मूंगफली, 3 कह रहा है ज्वार और 4 कह रहा है गन्ना। उम्मीद है आपको नगद फसल और खाद्यान्न फसल दोनों के बीच का अंतर पता होगा। देखिए, इसमें अगर बात किया जा रहा है नगद फसल नहीं है तो जूट क्या है, वो नगद फसल है। मूंगफली क्या है, नगद फसल है। अगर गन्ना देखें तो ये भी लाभ के लिए है। जो फसलें लाभ के लिए बोई जाती हैं उनको कहते हैं नगदी फसल, और जो खाद्यान्न के रूप में खाने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए बोई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसलें। तो यहाँ पे ज्वार जो है ये खाने के लिए भी बोई जाती है और नगदी फसल के लिए भी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 3, ज्वार इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नगदी फसलों में अगर बात किया जाए कौन कौन सी फसलें, तो कॉफ़ी आता है, टी आता है, गन्ना आता है, कॉटन आता है, मसाला आता है, सभी नगदी फसलें, क्योंकि इनको सभी लाभ के लिए ही बोते हैं। खाद्यान्न फसलें की बात करें तो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, दालें और ऑयल सीड, मतलब सरसों के जो होते हैं सरसों, वो सभी क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। इसका आंसर था सी, करेक्ट आंसर ज्वार था। चलिए, नून माटी का तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थित है? ए कह रहा असम में, बी कह रहा बिहार में, 3 कह रहा गुजरात में और 4 कह रहा पश्चिम बंगाल में। तो आपको बताना है नून माटी का तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने बिहार लगाया उनका गलत है, बिहार इसका आंसर नहीं है, असम है। ये असम में स्थित है नून माटी तेल शोधन कारखाना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? कह रहा है पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, चौथी सूची। बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी सूची है जो राज्य के नामों और उनके क्षेत्र का ब्यौरा देती है? उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिए। ए जिन लोगों ने लगाया उनका करेक्ट आंसर है, ये सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य कोई बनाना हो तो किस तरह का संवैधानिक संशोधन के लिए किस तरह की बहुमत चाहिए, आपको ये बताना है। ए कह रहा है साधारण बहुमत, बी कह रहा है 2/3 बहुमत, 3 कह रहा है कि 3/4, सी कह रहा है 3/4 और 4 कह रहा है कि 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर यहाँ पे तीसरे में देखें तो जो भी हमारे वहाँ संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन होंगे वो चौथे वाले के प्रोविजन से होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये संसद के विशेषाधिकारों के अंतर्गत आता है कि वो नए राज्यों का 2 राज्यों को विभाजित कर सकता है, एक राज्य को 2 राज्य बना सकता है। ये सब साधारण बहुमत से किए जाते हैं। इसका सही आंसर ए हो गया। जितने उपस्थित हैं उसके मतलब 50% +1 कर दिए तो हो गया साधारण बहुमत से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? कथन 1 कह रहा है कि चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। कथन 2 कह रहा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। कथन 3 कह रहा है कि अर्थात सी कह रहा है कि पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। कथन 4 कह रहा है मृत्युदंड। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है डी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए, जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये जो भी मृत्यु दंड दिया जाता है ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। इसलिए सही आंसर हमारा हो गया डी इसका करेक्ट आंसर है। तो जगमोहन स्टेट ऑफ वर्सेस यूपी केस में देख सकते हैं आप। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसमें पहला एक क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है? कथन ए कह रहा है उपराष्ट्रपति, बी कह रहा है अटॉर्नी जनरल, 3 कह रहा है CAG मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और 4 कह रहा है चुनाव आयुक्त। तो बताइए इनमें से कौन से सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने बी लगाया था अटॉर्नी जनरल, तो बिल्कुल सही बात है। अटॉर्नी जनरल इनका अनुच्छेद 76 में दिया गया है और वर्तमान में के वेणुगोपाल हमारे वहाँ अटॉर्नी जनरल हैं और ये जो हैं संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बस वोट नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हेल बाप किसका नाम है? ए कह रहा है पुच्छल तारे का, बी कह रहा है कि कार्टून चरित्र का और 3 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का और 4 कह रहा है कि एक रिपलौना का। उम्मीद सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। हेल बाप देखें तो किसका नाम है? पुच्छल तारे का नाम है हेल बाप। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से
कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है, आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं स्थित है, आपको वो उस देश का नाम बताना है। ए कह रहा है गैबन, बी कह रहा है कि गिनी, तीन कह रहा है गिनी बिकाऊ, और 4 कह रहा है गुआना। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। फ्रेंच गुआना जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है फ्रेंच गुआना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था। किस अधिनियम के माध्यम से जो वर्मा है, वर्तमान में म्यांमार है, वो भारत से अलग हुआ था। कथन एक कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, कथन बी कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कथन 3 कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कथन डी कह रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिन लोगों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से भारत और म्यांमार को सेपरेट कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, आपको ये बताना है। विकल्प कह रहा है कि ए 1892 में भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, कथन बी कह रहा है कि 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, कथन 3 कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, कथन डी कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो बताइए किसके माध्यम से जो विधानसभा है वो द्विसदनी बनाई गई थी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है इसमें 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से सेपरेट किया गया था, विधानसभाओं को विधान परिषद और विधानसभा 2 में बदला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, किससे चुने जाते हैं ये बताना है। ए कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं से, राज्य विधानसभाओं से, कथन बी कह रहा है कि राज्य के विधान परिषदों से, कथन 3 कह रहा है राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषदों द्वारा, डी कह रहा है कि नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है इसमें विधानसभा केवल, तो बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट आंसर है। विधानसभाओं के सदस्य ही केवल राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसीलिए राज्यों का ये प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी, आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है कनाडा में, कथन बी कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कथन सी कह रहा है यूनाइटेड किंगडम में, और कथन 4 कह रहा है मतलब डी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यूएसए लगाया बिल्कुल सही बात है। यूएसए में किसकी शुरुआत हुई थी, जनहित याचिका के अर्थात पीआईएल का। अब देखिए पीआईएल को लेकर के एक्टिविज्म का नाम आपने सुना होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब न्यायपालिका किसी तरह का सू मोटो लेकर के उस पर एक्शन लेती है। जैसे कि अभी किस में एक्शन ली थी, जो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर हैं उनको लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट को दिया था आदेश कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी होम डिलीवरी सर्विस शुरू किया जाए, मतलब घर तक राशन प्रोवाइड कराया जाए। तो ये चीज़ आप समझ रखते हैं पीआईएल का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। जो विधान परिषद है राज्यों में, वो किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक रोक सकती है, ये आपको बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पहला कथन कह रहा था 3 माह, कथन बी कह रहा था 4 माह, कथन सी कह रहा था 6 माह, और कथन डी कह रहा था 14 माह, 14 दिन। अगर यहाँ 14 दिन की बात की तो ये धन विधेयक से संबंधित होता है, और 4 माह जो है अधिकतम, ये किसी साधारण विधेयक से संबंधित। देखिए पहली बार अगर जो लोग विधानसभा है वो कोई बिल पास करके भेजती है तो 3 माह तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर पास करके भेजती है तो 1 माह तक अपने पास रख सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 4 माह हो जाएगा। तो अधिकतम 4 माह तक ही रख सकती है कौन, विधान परिषद किसी साधारण बिल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। कथन ए कह रहा है कि 14 से 15, कथन बी कह रहा है अनुच्छेद 19-20, कथन सी कह रहा है कि 21-22, और कथन डी कह रहा है 20-21। राष्ट्रीय आपातकाल की यहाँ पे बात है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 से 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह हो तो अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, लेकिन 20 निलंबित नहीं होता। किस कब, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है योजना आयोग, कथन बी कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कथन 3 कह रहा है कि वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय, और कथन 4 कह रहा है वित्त आयोग।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ देखिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है कौन सा, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ब्याज भुगतान किसका भाग है, ए कह रहा है कि राजस्व व्यय का, बी कह रहा है पूंजीगत व्यय का, और सी कह रहा है योजनागत व्यय का, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पे अगर पूंजीगत व्यय का उद्देश्य देखें तो किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है गवर्नमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए तो वो किसके अंतर्गत आता है, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है क्या, कि सरकार निर्धारित कर रखी है कि इतने इतने पैसे इन सेक्टर में हम खर्च करेंगे, तो वो सभी योजनागत व्यय में आते हैं। लेकिन राजस्व व्यय में क्या किया जाए, अगर सरकार राजस्व व्यय की बात करें तो यहाँ पे अगर सरकार किसी को ब्याज भुगतान कर रही है तो वो क्या है, राजस्व व्यय, मतलब एक तरह के पैसे मिल नहीं रहे हैं, खर्चे उल्टा कर रहे हैं, तो ये राजस्व व्यय है। इसका सही आंसर ए है। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका सही आंसर है कि ये ब्याज भुगतान किसका भाग है, राजस्व व्यय का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सिक्के की ढलाई किसके द्वारा की जाती है। सिक्का कौन मैन्युफैक्चर करता है, इसमें से ये बताना है कौन उसका निर्माण करता है। ए कह रहा है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इन शहरों में होती है। कथन बी कह रहा है दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद। कथन सी कह रहा है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। और कथन डी कह रहा है मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद लगाया तो बिल्कुल सही बात है। इन तीन जगहों पे किसके सिक्के का निर्माण होता है, मतलब इनका निर्माण किया जाता है, सिक्कों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा स्फीति को मापा जाता है, किसके माध्यम से मापा जाता है ये बताना है आपको। ए कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक मतलब WPI। बी कह रहा है शहरी हाथ से काम न करने वाले कार्मिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कथन सी कह रहा है कि खेतिहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और डी कह रहा है राष्ट्रीय आय अपस्फीति। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। WPI इसका करेक्ट आंसर है। अब आपसे पूछें अगर हम तो WPI की रिलीज कौन करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी जो संस्था है, डिपार्टमेंट है, वो रिलीज करता है। वो किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो थोक मूल्य सूचकांक है WPI में, इसमें सर्विसेज सम्मिलित नहीं होते हैं, सर्विसेज इनके अंदर नहीं ऐड किया जाता है। इसका सही आंसर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादन कीमत सूचकांक। कथन एक कह रहा है उत्पादन कीमत सूचकांक मतलब तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। कथन एक कह रहा है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को कहते हैं। कथन बी कह रहा है कि उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में मामूली परिवर्तन को कहते हैं। कथन तीन कह रहा है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के कुल परिवर्तन को डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा रहे हो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में। अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन, मतलब दोनों को मान लेते हैं ऐड करके 100 रुपये है, इनमें से अगर 1% परिवर्तन हुआ तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इस थोड़ी सी दोनों के सेवा और वस्तु की कीमतों में जो औसत परिवर्तन आता है, दोनों को जोड़ करके जो परिवर्तन आता है उसी को हम कहते हैं उत्पादन कीमत सूचकांक। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में समाप्त हुआ था ये बताना है आपको। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा इसको। जिन लोगों ने 7 लगाया है बिल्कुल सही बात है, 7 चरणों में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संप्रीति 2019 किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास है। कथन एक कह रहा है भारत फ्रांस। कथन 2 कह रहा है भारत सिंगापुर। कथन सी कह रहा है कि भारत बांग्लादेश। और कथन डी कह रहा है भारत श्रीलंका। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर संप्रीति की बात की जाए तो यहाँ पे संप्रीति किसके किसके बीच है, संप्रीति है भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसलिए सी आंसर करेक्ट हो गया। अगर हम भारत फ्रांस की बात कर ले तो भारत फ्रांस के बीच कौन सा होता है, शक्ति अभ्यास, शक्ति नाम से होता है। और देखें दूसरा यहाँ पे भारत सिंगापुर के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बेक्स। अगर भारत श्रीलंका की बात कर लिया जाए तो किसके कौन सा अभ्यास होता है, भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति। तो देखिए मित्र शक्ति यहाँ पे अगर मैत्री पूछ ले एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, मैत्री जो होता है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, तो मैत्री शक्ति वहाँ से याद रखिएगा। और मित्र शक्ति कहाँ से, इंडिया और श्रीलंका के बीच। उम्मीद है आपको मैत्री और मित्र दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। कथन ए कह रहा है काजल, बी कह रहा है बिलाल डार और सी कह रहा है अमिताभ बच्चन, डी कह रहा है अनुष्का शर्मा। देखिए ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, साल भर में चेंज होते रहते हैं। तो उस समय थे अमिताभ बच्चन कुछ समय पहले, लेकिन अब हो गई शिल्पा शेट्टी।
तो अब जब भी एग्जाम देने जाए तो उसके एक दिन पहले सर्च कर लीजिएगा कौन है इस समय ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनका नाम आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोर स्टेप डिलीवरी योजना किस राज्य से संबंधित है? ए कह रहा है योजना दिल्ली से, बी कह रहा है हरियाणा से, और सी कह रहा है उत्तर प्रदेश से, डी कह रहा है पंजाब से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर PIL वाले में आपने सही से सुना होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। हमने बताया था PIL में सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लेते हुए क्या किया था, दिल्ली सरकार को बोला था कि यहाँ पे आप घरों तक होम डिलीवरी तक डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करिए और घर लोगों को राशन उनके घर तक प्रोवाइड कराइए। तो इसका सही आंसर दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है उस समय? कथन ए कह रहा है प्रधानमंत्री, बी कह रहा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, और डी कह रहा है भारत सरकार के मुख्य सचिव। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने CJI लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बिल्कुल सही है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना रहें तो जो भी यहाँ का वरिष्ठ होंगे, मुख्य न्यायालय में जो भी वरिष्ठ होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख किया गया है? एक कह रहा है कि संघ सूची में, बी कह रहा है कि राज्य सूची में, और सी कह रहा है समवर्ती सूची में, डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने 73rd अमेंडमेंट देखा था पंचायती राज व्यवस्था संबंधित, वहाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ दिया हुआ था राज्य सूची का विषय है। इसमें राज्यों की जो भी सूची हैं उनमें से कुछ विषय किसको दिया जाता है? पंचायती राज को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये राज्यों का अधिकार था, लेकिन अभी भी ज़्यादातर राज्य इसको पंचायती राज को ज़्यादा शक्तियाँ प्रोवाइड नहीं किए हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा शक्तियाँ प्रोवाइड किए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि हरियाणा ने भी काफ़ी अच्छी शक्तियाँ प्रोवाइड करा दिया है पंचायती राज को, तो हरियाणा में बहुत बढ़िया पंचायती राज काम कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी कह रहा है कि वनस्पति में संरक्षित शर्करा, और सी कह रहा है सौर ऊर्जा, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सन को माना है सौर ऊर्जा को, बिल्कुल सही बात है। सी इसका प्राइमरी जो इकोसिस्टम है प्राइमरी प्रोड्यूसर उनको ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। कथन 97 नंबर क्वेश्चन का, ये देखिए जो फर्स्ट सेकंड सेट आया था उसका अगला भाग था, ये फाइनल सेट है। ये चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है आपको ये बताना है। यहाँ पे पादप संरक्षण से, बी दिया है बाघ परियोजना से, सी दिया है घड़ियाल परियोजना से, और डी दिया है पादप प्रजनन से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ये लगाया था बिल्कुल सही बात है। और देखिए अभी सुंदरलाल देवगौड़ा का डेथ हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पादप संरक्षण से संबंधित है, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इन्होंने किया था, पेड़ों को गोद लगा के मतलब पकड़ के बैठ गए थे ताकि पेड़ों को न कोई काट पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ए कह रहा है गौतम बुद्ध पैदा हुए, बी कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सी कह रहा है गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, और डी कह रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आपको अगर पता हो बोध गया में गौतम बुद्ध का संबंध बोध गया से कैसा है तो आप आसानी से आंसर लगा लेंगे। देखिए बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हमारा आंसर बी हो गया। अगर यहाँ पे पूछ लेता सारनाथ का संबंध किससे है तो सारनाथ के किससे, तो वहाँ पे प्रथम प्रवचन दिए थे जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगर पूछें सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना प्रवचन कहाँ दिया था तो कहाँ दिया था बताइए, श्रावस्ती में दिया था। इसका यहाँ पे पूछा गया था बोध गया का संबंध महाबोधि मंदिर से बनाया गया था जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है अफगानिस्तान में, बी कह रहा है चीन में, सी कह रहा है कजाकिस्तान में, डी कह रहा है मंगोलिया में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर यहाँ पे तकला मकान की बात की जाए तो ये चीन में अवस्थित है। अगर गोबी मरुस्थल की बात की जाए तो कहाँ पे, गोबी मरुस्थल है चीन और मंगोलिया के बीच में, गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच में है। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे होगा चीन, क्योंकि तकला मकान के बारे में पूछा हुआ था। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना। चिनूक USA कह रहा है, बी कह रहा है सिराको इटली, और सी कह रहा है यहाँ पे बी कह रहा है सिराको इटली, और ब्लिजर्ड चिली कह रहा है, और डी कह रहा है नॉर्वेस्टर भारत।
अगर देखें चिनूक जो है यूएसए में, तो बिल्कुल सही बात है। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो चिनूक चलता है, तो वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाते हैं, हरियाली आ जाती है, तो चिनूक वहाँ का है। और सिराको जो है इटली का है, नार्वेस्टर हमारे भारत का है। और ब्लिजर्ड जो है, ब्लिजर्ड के संबंध क्या है, ध्रुवीय हवा है ये, और यह इफेक्ट करता है कनाडा को, यूएसए को और रसिया को प्रभावित करता है। इसलिए ये गलत हो गया, चिली दिया हुआ था जो कि गलत था। चलिए, आज का सेट देखने के लिए धन्यवाद। आप इस सेट में जितने भी क्वेश्चन सही किए हों आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।